नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स आने वाले हैं और दोस्तों उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लगातार आपके एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स, फुल प्रैक्टिस सेट्स आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे कि पेपर को किस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे रीजनिंग से पूछा गया, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आप देखिए दोस्तों, ये इसको डिकोड करिए, ये किस तरीके से आगे बढ़ रही है श्रृंखला। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 80 और 79 में एक का अंतर है। 79 और 75 में दोस्तों आप देखेंगे तो 4 का अंतर है। 75 और 66 में 9 का अंतर है। तो दोस्तों आप देखेंगे ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से यहां पर जो डिफरेंस होगा वो 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, मतलब 16 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो यहां पर दोस्तों अगली संख्या जो आएगी वो 66 माइनस 16 50 आनी चाहिए थी। और फिर देखिए दोस्तों 50 और इस 25 के बीच डिफरेंस 25 है जो 5 का स्क्वायर है। इस तरीके से दोस्तों पहला ऑप्शन 50 बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करो जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संख्याओं का एक समुच्चय दिया गया है, इसके बीच में जो संबंध है। अगर आप दोस्तों इसको डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 26 में से 18 को माइनस करिए तो ये आएगा 8, और 8 में गुणा करिए इस तीसरे वाले नंबर का 18 का, तो ये आएगा 144, जो कि बीच वाली संख्या दी गई है। अब यही दोस्तों रिलेशन आपको इन चारों ऑप्शन में फाइंड करना है। जहां पर ये रिलेशन मिल जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप दोस्तों तीसरा ऑप्शन उठाएंगे 21 माइनस 12, तो ये आएगा 9, और 9 में गुणा करेंगे आप इस तीसरी संख्या का 12 का, तो 12 निम्मा 108 आएगा, जो कि बीच की संख्या है। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछा गया। इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी थी। तो दोस्तों हम सबसे पहले बेसिक बता देते हैं। आप बेसिक त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, इसमें दो कॉन्सेप्ट को ऐड करके इसने ये फिगर आपको दिया था। अब हम आपको दोनों बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको कोई चतुर्भुज दिया जाता है, चतुर्भुज को अगर पार्टीशन में इस तरीके से कट कर दिया जाता है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। जो मैक्सिमम संख्या आई है 4, इसका कर दीजिए डबल, तो 8 त्रिभुज होते हैं इस फिगर में। अब त्रिभुजों की बात देखिए, जैसे त्रिभुज ये है, अगर मान लीजिए दोस्तों इसको इस तरीके से पार्टीशन में कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं। आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है हर पार्टीशन की। 1 2 3 पार्टीशन कर दिए गए हैं, तो सबको ऐड करिए, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज बनते हैं इस त्रिभुज में। अगर दोस्तों यहीं पे तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर इस तरीके से त्रिभुज होता है, जैसे एक और इसका बीच में पार्टीशन और कर दिया जाता है, तो कितने त्रिभुज बनते हैं, तो इसको याद रखिए कैसे करते हैं, 1 2। तो यहां इसकी वजह से कितने बनने त्रिभुज, 1 और 2 3। अब ऐसे ही नंबरिंग ऊपर करिए, 1 और 2, तो 1 और 2 3 ऊपर बन गए। 3 ऊपर वाले फिगर की वजह से 3 नीचे वाले की, तो टोटल हो जाते हैं 6। अब दोस्तों देखिए इस वाले फिगर में क्या किया गया है, इन दो आकृतियों को आपस में ऐड कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे, देखिए पहले इस तरीके से ये था, ये आकृति को किया था, तो इसकी वजह से कितने त्रिभुज बन रहे थे, 8 त्रिभुज बन जाएंगे, 8। अब दोस्तों इसने क्या किया है, ये जो त्रिभुज है एक इस तरीके से, इसको इसने बीच में पार्टीशन कर दिया है। ये ऐसे ही इस वाले त्रिभुज को पार्टीशन ये किया है, इस वाले त्रिभुज का ये, और इस वाले त्रिभुज का पार्टीशन ये है। तो अब देखिए इनकी वजह से कितने बनते हैं, आप इनको नंबरिंग कर लीजिए। देख जैसे हमने यहां पे किया था, 1 2, तो 2 और 1 3 बन जाएंगे। ऐसे यहां नंबरिंग कीजिए, 1 और 2, 2 और 1 3 यहां बन गए, 1 2, 2 और 1 3 यहां बन गए, 1 2, 2 और 1 3 यहां बन गए। अब देखिए टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, और 8 इसकी वजह से बन रहे थे जो चतुर्भुज का पार्टीशन किया था। इसमें 12 और जोड़ दीजिए, 12 और 8 हो जाएगा 20 त्रिभुज जो हैं टोटल बन रहे हैं। इसका दोस्तों देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काउंटिंग फिगर्स आपको समझ आए होंगे।
अब दोस्तों देखिए ब्लड रिलेशन से अगला प्रश्न पूछा गया, एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, जैसे रितिका यहां पर है और जो लड़का है बॉय वो यहां पर है, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, अर्थात रितिका के पिता के इकलौता पुत्र का पुत्र है, अर्थात जो ये वी है इसका पुत्र है, अर्थात दोस्तों इसके भाई का ये पुत्र है। तो ऑब्वियस सी बात है उस लड़के की मां से क्या संबंध होगा रितिका का, इस लड़के की मां जो होगी वो रितिका की कौन होगी, भाभी होगी, जो मदर होगी। अब दोस्तों देखिए पूछा क्या गया है, तो रितिका का उस लड़के की मां से क्या संबंध है, किसका, रितिका का संबंध पूछा गया है, याद रखिए। तो इस तरीके से एरो लगेगा, तो रितिका जो है दोस्तों उस लड़के की मां की कौन हुई, ननद हुई, अर्थात दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों देखिए ये अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब दोस्तों देखिए मेक को इन्होंने ए ई के एम लिखा है, तो जस्ट को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप दोस्तों देखेंगे ये जस्ट इन्होंने जो अल्फाबेट्स हैं उनके स्थानों को परिवर्तित कर दिया है, तो कैसे, देखिए एम को सबसे लास्ट में पहुंचा दिया है, तो यहां अब देखिए जे को इसमें देखिए सबसे लास्ट में पहुंचाया जाएगा जे। अब ऑप्शन में देखिए जे सबसे लास्ट में कहां है, केवल पहले ही ऑप्शन में जे सबसे लास्ट में है। आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से, एक कूट भाषा में कॉबलर को 130 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, टेबल को 93। तो आपको बताना था इसी भाषा में अलमीरा को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अगर आप दोस्तों देखेंगे ये जो शब्द दिए हैं कॉबलर और टेबल, इसके जो अल्फाबेट हैं इनके अपोजिट अल्फाबेट्स को सबसे पहले लिखा गया है और उनका जो अल्फाबेटिकल सीरीज में पोजीशन है उन पोजीशंस को ऐड कर लिया गया है और माइनस का 2 कर दिया गया है, वही एक ही है। जैसे टेबल देखिए, टेबल टेबल के अपोजिट अल्फाबेट्स में टी का अपोजिट जी और ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट वी है। अब इनकी प्लेस वैल्यू को सबको ऐड कर लिया गया है, प्लेस वैल्यू को, और माइनस का 2 कर दिया गया है, 95 माइनस 2 आएगा यहां पर 93। अब देखिए टेबल को 93 ही लिखा गया है। ऐसे ही दोस्तों यहां देखिए कॉबलर, अपोजिट कॉबलर का क्या हो जाएगा, ये कॉबलर में जितने भी अपोजिट अल्फाबेट्स हैं उनको प्लेस वैल्यू को यहां पर नोट कर दिया गया और सबको ऐड किया है, 132 आया, माइनस 2 कर दिया गया, 130 है। यही देखिए कॉबलर में 130 आया। तो बस आपको अलमीरा का भी यहां करना है। अलमीरा के अपोजिट अल्फाबेट्स में देखिए ए का जेड, एल का ओ, एम का एन, आर का आई का आर और आर का आई और ए का जेड, एच का एस, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया, 127 आया, माइनस 2 कर दिया, 125। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों फिर कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया, एक कूट भाषा में गॉगल को IMIENC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। आप सबसे पहले गॉगल को डिकोड करिए, गॉगल को किस तरीके से लिखा जा रहा है। देखिए जी में आप प्लस का 2 करिए, फिर जी में माइनस 2 करिए, फिर प्लस 2 करिए, फिर माइनस 2 करिए, फिर प्लस 2 और फिर माइनस 2। इस तरीके से आप डिकोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जी में प्लस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा आई, ओ में माइनस 2 करेंगे एम, फिर जी में प्लस का 2 फिर आई आएगा, फिर जी में माइनस का 2 करेंगे तो ई आएगा, फिर एल में माइनस का, फिर एल में प्लस का 2 करेंगे एन आएगा और ई में माइनस 2 करेंगे तो सी आएगा। अब यही यहां पर लगा दीजिए पेंसिल में, पी पेंसिल में। अब दोस्तों पेंसिल में लगाइए, सबसे पहले प्लस का 2, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2, माइनस 2। इस तरीके से आप जब इसे करेंगे तो आपको मिलेगा RCPAKJ। इस तरीके से दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे सीरीज से पूछा गया, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना था, क्या आएगा। अगर आप दोस्तों देखेंगे 1, 27, 125, 343, 729 और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो बहुत इजी है दोस्तों। देखिए एक का क्यूब 1 होता है, फिर 3 का क्यूब जो होता है वो 27, 5 का क्यूब 125,
फिर 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब जो है वो 729, फिर 9 के बाद कौन सी विषम संख्या है, 11 का क्यूब जो हो जाएगा 1331। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहां पर दर्पण रख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यहां पर अगर दर्पण रख दिया जाए तो आपको बताना होगा कि इसके अपोजिट साइड कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर दोस्तों देखिए ये जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे यहाँ पे रखा है इसको इस तरीके से पलट दें तो आपको देखिए इस तरीके से फिगर बन जाएगा। आप इसे जब पलटेंगे दोस्तों तो इस तरीके से ये एरो निकल के आएगा और इसको जब आप पलटेंगे तो दोस्तों ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो ये देखिए ऑप्शंस में आपको कहाँ दिया है, ये देखिए ये गलत बना हुआ है और आप इसे देखेंगे इसकी भी डायरेक्शन वो नहीं है जो वहां पर है, और इसको देखिए इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट है जो यहाँ पर है। सेम क्वेश्चन सेम दोस्तों आपको ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन जो है ये देखिए बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही बिल्कुल इमेज बनेगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको इस समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना है ये बताना था। अगर आप दोस्तों देखेंगे इसके इक्वल में आ रहा है 14 और यहां पर 48 प्लस हो रहा है, तो कुल मिला के दोस्तों अगर आप देखेंगे ये 6 बार कट हो जाएगा, 6 बार, और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 30 प्लस 48, तो कुल मिला के तब भी दोस्तों ये क्या हो जाएगा 48 माइनस 24, ये 24 आएगा। मतलब यहां पर हमें 14 लेके आना है। कुल मिला के हमें इस समीकरण में ऐसा परिवर्तन करना है कि इसमें ये संख्या कम हो जाए। अब इस संख्या को कम करना है आपको, इसका मतलब इस 48 जो यहाँ प्लस हो रहा है इसे कम करना है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ इस मल्टीप्लाई से अगर इसे बदलेंगे तो ये 48 से मल्टीप्लाई होगा तो और बड़ी संख्या निगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब इन दोनों से तो बदलेगी नहीं। और 48 को अगर 6 से रिप्लेस करेंगे तो 36/48 ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम 36 और 48 को बदल के देख लें तो आपको आंसर मिल सकता है 48 डिवाइड 6 माइनस 15 गुणा 2 प्लस का 36, तो ये 6 से ये जाएगा 8 बार, तो 8 माइनस 30 प्लस का 36, तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 22 प्लस का 36, ये आएगा 14। इस तरीके से दोस्तों देखिए इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है 36 और 48। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे निष्कर्ष और कथन से पूछा गया था, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब देखिए कुछ पेड़ सिल्वर ओक है, तो हमने यहां पर पेड़ बना लिए। पेड़ क्या है दोस्तों, सिल्वर ओक, सिल्वर ओक है। तो कुछ पेड़ दोस्तों जो हैं वो सिल्वर ओक हैं और कुछ सिल्वर ओक जो हैं वो लंबी वस्तुएं हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ सिल्वर ओक ऐसे बना सकते हैं, कुछ सिल्वर ओक जो हैं वो लंबी वस्तुएं हैं, लंबी वस्तुएं हैं। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष देखिए, कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओक हैं, कुछ लंबी वस्तुएं जो हैं वो सिल्वर ओक हैं। अगर दोस्तों कुछ सिल्वर ओक जो हैं वो लंबी वस्तुएं हैं तो कुछ लंबी वस्तुएं, ये जो कुछ लंबी वस्तुएं हैं वो सिल्वर ओक भी हैं। इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है, सभी लंबी वस्तुएं पेड़ हैं। देखिए यहाँ पर सभी भी लंबी वस्तुएं जो हैं वो पेड़ हैं, ऐसा इनके बीच कोई रिलेशन दिया नहीं गया था। इस तरीके से दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओक हैं। अर्थात दोस्तों देखिए दूसरा ऑप्शन जो है केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, यही सत्य है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। ये देखिए आपको अनुपात दिया था 512 अनुपात 64। अगर आप देखेंगे तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है और 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। अब आपको यहां भी देखना है कौन सी संख्या का स्क्वायर और क्यूब दिया गया है। 9 का स्क्वायर तो दोस्तों 81 है, लेकिन 9 का क्यूब जो है 729 होता है। ऐसे 11 का स्क्वायर 121 है और 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 है। इस तरीके से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कोडिंग डिकोडिंग से फिर पूछा गया, यदि किसी कोडित भाषा में ओरल को 15, 18, 112 लिखा जाता है तो उसी कोडित भाषा में रिटन को किस प्रकार लिखा जाएगा।
तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ओरल को क्या लिखा है, ओरल को लिखा है 15, 18, 112। तो रिटन को क्या लिखा जाएगा? अब ओ का प्लेस वैल्यू देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है 15, आर का प्लेस वैल्यू आता है 18, ए का आता है 1 और एल का आता है 12। अब देखिए यही चीज यहां पर भी लिख दी गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिटन के जो अल्फाबेट्स हैं इनके अल्फाबेट्स की वैल्यू लिखना है जो जिस क्रम में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। तो देखिए डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, 23 देखिए यहाँ पर 2 पे जगह दिया हुआ है। आर जो आता है 18 दोनों जगह दिया हुआ है। आई 9 पे आता है दोनों जगह दिया है। टी जो है टी आता है 20 पे दोनों जगह दिया है। फिर टी 20 पे दोनों जगह है। ई 5 में है देखिए, इसका मतलब यहां देखिए ई 6 यहां पे दिया हुआ है 6, जबकि ई आता है 5वीं पोजीशन पे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, तो असंगत बताना है। दोस्तों इनमें से कोई 3 जो है किसी एक तरीके से समान है और एक जो है वो भिन्न है। के बाद देखिए एल आता है, एल के बाद एम, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। मतलब दोस्तों अगला अल्फाबेट जो आ रहा है वो एक अल्फाबेट को मिस करके आ रहा है। ऐसे ही देखिए पी के बाद क्यू आना चाहिए था, आर आया। आर के बाद एस आना चाहिए था, टी आया। टी के बाद यू आना चाहिए था, वी आया। वी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए था, एक्स आया। ऐसे ही एफ के बाद जी आना चाहिए था, एच आया। एच के बाद आई आना चाहिए था, जे आया। जे के बाद के आना था, एल आया। एल के बाद एम आना चाहिए था, एन आया। तो अर्थात तीनों एक तरीके से समान है। चौथा देखिए एस के बाद टी को स्किप करके यू आना चाहिए था, यहां क्यू आया है। इसका मतलब दोस्तों चौथा ऑप्शन जो है इन तीनों से भिन्न है। इस तरीके से चौथा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो दिया गया ये आकृति है इन फिगर्स में भी दी गई होगी। आपको बताना है ये फिगर कौन से फिगर में निहित होता है, जबकि घुमाने की अनुमति नहीं होती है कि इस फिगर को घुमा दिया जाए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए आकृति क्या दी हुई है, ये दी हुई है। अब इनमें देखिए ये आकृति कहाँ होगी। अगर आप दोस्तों देखेंगे ये आकृति अगर आपको मिलेगी तो इस ऑप्शन में देखिए इस तरीके से गई है लाइन, ये गई है और ये गई है। फिर इसके बाद इसके बीचों बीच में आनी चाहिए थी, यहां से इसमें नहीं है। अब देखते हैं इस वाली आकृति में ये और बीच में से ये आकृति आई हुई है और इस तरीके से बनी है। अर्थात दोस्तों ये आकृति जो है दूसरे ऑप्शन में मैच कर रही है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपको दोस्तों यहां पर बताना था कि जैसे फोबिया जो भय से संबंधित है, ऐसे ही वही संबंध शब्द युग में जो होगा यहां पर इसी तरीके से किस में होगा। देखिए फोबिया में दोस्तों क्या होता है, भय लगने लगता है लोगों को। जैसे हाइड्रोफोबिया पानी से भय लगने लगता है दोस्तों। इसी तरीके से डेंगू जो है एक मच्छर की प्रजाति है, ना कि डेंगू की वजह से मच्छर होता है। अमनेसिया अगर आप देखेंगे दोस्तों, अमनेसिया में क्या होता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। जैसे डिमनेसिया होता है तो उसमें क्या होता है, लोग ये मानसिक विकार है जिससे भूलने की बीमारी लग जाती है। तो अमनेसिया का मतलब भूलना होगा, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अमनेसिया मतलब भूलना। अगला प्रश्न आपसे पासे से पूछा गया, 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उसका चयन करें जो पासे 5 के अंकित फलक के विपरीत होगा। इस 5 के विपरीत जो होगा, अब सबसे पहले आप देखिए दोस्तों इन दो फलकों को देखिए। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत 3 होगा नहीं, क्योंकि 5 के पड़ोस में बैठा है और 5 के पड़ोस में 2 बैठा है, मतलब 2 भी नहीं होगा। ऐसे ही 5 के पड़ोस में 1 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पड़ोस में है। अब देखिए 4 तो होगा नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं पड़ोस में बैठा हुआ है। और यहां से देखिए 2 और 3 भी नहीं होंगे, 2 और 3 भी नहीं होंगे। ऑप्शन क्या बचा, चौथा ऑप्शन बचा, केवल 6 होगा। इस तरीके से जो 5 के विपरीत फलक होगा वो 6 होगा। अधिवक्ता का जो संबंध मुवक्किल से है दोस्तों, तो बताना है आपको चिकित्सक का संबंध कैसे होगा। अधिवक्ता जो है दोस्तों मुवक्किल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ऐसे चिकित्सक जो होता है दोस्तों किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रोगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अर्थात चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों आइए यहां पर जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में रहता है। तो दोस्तों देखिए ये सूर्य है, सूर्य, और चंद्र ग्रहण हो रहा है, मतलब दोस्तों चंद्रमा को सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो रही है। मतलब चंद्रमा
चंद्रमा और सूर्य के बीच में कोई आ गया होगा, इस वजह से चंद्रमा को सूर्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति। तो ऑब्वियस ही बात है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया होगा? पृथ्वी आ गई होगी। इसी को कहते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण, इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए पृथ्वी आ जाती है। अब दूसरी कंडीशन यही आपको बता देते हैं, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ये होता है दोस्तों और पृथ्वी इधर होती है, तो इनके बीच में दोस्तों चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा हो जाता है। इस वजह से पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं इसे सूर्य ग्रहण हो गया। अर्थात दोस्तों सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की भी रचना की है, और भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, ये भी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने को नोबेल अवार्ड मिला था, साहित्य का पहला नोबेल अवार्ड पाने वाले भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में नोबेल अवार्ड मिला था। अब बताइए कमेंट सेक्शन में इनको किस कृति की वजह से, कौन सी रचना की वजह से इनको नोबेल अवार्ड मिला था, हम वीडियो के आगे बताएंगे आपको। अब अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? तो दोस्तों हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने परास्त किया था, याद रखिए। तो हुमायूं से रिलेटेड कई सारे प्रश्न हैं आपके दोस्तों, जैसे हुमायूं का मकबरा कहां पर है, आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। और दोस्तों हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। और आप देखिए हुमायूं ने दीन पना जो एक पुस्तकालय था, इसका निर्माण किया था, दीन पना का। और दीन पना के की सीढ़ियों से ही गिर के दोस्तों ये हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध, और सबसे अंत में होता है ये कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसके बाद हुमायूं भारत से भाग जाता है और भारत पर सूरी वंश का आधिपत्य हो जाता है। तो याद रखिए हुमायूं भारत से कब भागा था? 1540 ईस्वी में ये भारत से भाग जाता है और वापस आता है 1555 ईस्वी में ये वापस आता है, जब सूरी वंश समाप्त हो चुका होता है। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो दोस्तों अब ये सी बात है, जहां पर लोग चुनाव करते हैं मतलब लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों कृषि से संबंधित जितनी चीजें होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और द्वितीय क्षेत्र में आती हैं दोस्तों, जैसे आप देखेंगे जो उद्योग धंधे होते हैं, जैसे कपड़े का उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग, ये आता है, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं, तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं। जैसे दोस्तों आप देखेंगे भारत में बहुत सारी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जैसे टीसीएस है, ये सेवाएं प्रदान करती है, तो तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों उद्योग आते हैं, तो दूसरा पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? तो दोस्तों जैसे अगर आप देखेंगे जो समाजवादी व्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, जरूरत के हिसाब से सरकार बंटवारा कर देती है उनके बीच में। लेकिन आप देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण मिलते हैं, इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में दोस्तों क्या होता है, पूंजीवादी में क्रय की क्षमता पर डिपेंड करता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के पास धन की बहुत ज्यादा उपलब्धता है तो वह पर्याप्त वस्तुएं ले सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो निर्धन होने की वजह से वह पर्याप्त वस्तुएं नहीं ले सकता है। अर्थात दोस्तों इसमें पूरा का पूरा जो है डिपेंडेंट जो होता है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अर्थात उनकी क्रय क्षमता के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि कोई व्यक्ति कितना क्रय कर सकता है। अगर धनवान है तो पर्याप्त मात्रा में क्रय कर सकता है, अगर वह गरीब है तो कम मात्रा में क्रय करेगा। ये उसकी क्रय क्षमता पर डिपेंड करता है। तो तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। समाजवादी पूर्णतः सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। पूंजीवादी पूर्णतः मार्केट पे डिपेंड कर दिया जाता है, मार्केट के अनुसार डिमांड एंड सप्लाई
अपने आप बढ़ेगी घटेगी, और मिश्रित में दोनों के गुण मिल जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो दोस्तों आयकर जो होता है ये प्रगतिशील कर का उदाहरण होता है। इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ये पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया है? तो दोस्तों संविधान का जो पहला अनुच्छेद है यही कहता है भारत जो है वो राज्यों का संघ है। जैसे भारत का संविधान का भाग 1 जो है भारत और उसके राज्यों के बारे में वर्णन करता है, वहीं आप देखेंगे भाग 2 जो है नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है, भाग 3 जो है भाग 3 ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, भाग 4 जो है दोस्तों ये डीपीएसपी जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं उनके बारे में बताता है, और भाग 5 जो है दोस्तों ये संघ के बारे में बताता है। अगर आप देखेंगे भाग 4 का भी है दोस्तों, भाग 4 का जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। 12 से 35 तक दोस्तों देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं, 36 से लेके 51 तक जो है डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। और अगर आप देखेंगे जो 51 का है इसमें बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद देखिए ये दोस्तों 52 से लेके शुरू हो जाता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में 53 वर्णन करता है, और 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन करता है, और 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। संसद है, संसद का वर्णन राज्यसभा, संसद राज्यसभा और लोकसभा ये इसमें देखिए 79 में आती है, राज्यसभा 80 में और लोकसभा जो है वो 81 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन से दोस्तों ये जोड़ा गया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या टोटल थी 16 महाजनपद थे। और जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय अगर आप देखेंगे ये बुद्धिज्म से संबंधित पुस्तक है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालक्रम के अनुसार लगाना था। आइए दोस्तों हम आपको पूरे सल्तनत के सभी वंशों को बता देते हैं। सबसे पहले ट्रिक याद रखिए, गुल, खिले, तो, सांस, ले। अर्थात दोस्तों गुलाम वंश आता है सबसे पहले, फिर आता है खिलजी वंश आता है, फिर आता है तुगलक, तुगलक डायनेस्टी आती है, फिर आता है सैयद डायनेस्टी, सैयद, फिर सबसे लास्ट में आती है लोधी डायनेस्टी जो है सबसे लास्ट में आती है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगी खिलजी, ए आएगा, फिर इसके बाद आएंगे तुगलक, सी आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा लोधी, ए सी बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल नकदी नहीं है? तो दोस्तों देखिए जो ज्वार है, ज्वार एक नकदी फसल नहीं है, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का हिस्सा कितना जल से ढका हुआ है? तो अभी सी बात है दोस्तों, पृथ्वी का 2/3 हिस्सा लगभग आप देखेंगे 70% हिस्सा जो है ये जल से ढका हुआ है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स में पूछा गया था उस समय। तो पीवी सिंधु जो थी उस समय इन्होंने 2 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये तिब्बतन वर्ड है, तिब्बत लैंग्वेज का शब्द है सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र, ऑब्वियस सी बात है, तिब्बत से होके कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र बहती है, ऑब्वियस सी बात है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, 1465 किलोमीटर की है, और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा अर्थात कावेरी। और कावेरी कौन से जगह से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है। और कृष्णा नदी का उद्गम दोस्तों कहां पर है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से है कृष्णा नदी का उद्गम, महाबलेश्वर। और गंगा का उद्गम आपको दोस्तों पता है, गंगा का उद्गम है गोमुख ग्लेशियर से है, गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से है। और गोदावरी का
जो उद्गम है दोस्तों नासिक से निकलती है, नासिक की पहाड़ियों से गोदावरी निकलती है। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों देखिए नर युग्मक को क्या कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, किससे बनता है? अंडाणुओं और शुक्राणुओं के सम्मिलन से बनता है। तो याद रखिए जो अंडाणुआ है ये स्त्री युग्मक होता है, और वहीं शुक्राणु जो होता है ये नर युग्मक के अंतर्गत आता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, शुक्राणु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। तो दोस्तों ये जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, क्योंकि आपको जब आपने साइंस के लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर कोशिका भित्ति की जरूरत क्यों पड़ती है हमने डिटेल में बताया है। क्योंकि इसके कोशिकांग जो होते हैं इनके संरक्षण के लिए इस कोशिका भित्ति की जरूरत पड़ती है। अब अगला प्रश्न देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है? सूर्य के प्रकाश से 7 वर्णों में विभाजित कौन कर देता है? तो दोस्तों अब इसी बात है, जो प्रिज्म है, वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं, वर्ण विक्षेपण, अर्थात जो सूर्य के वर्ण है, कलर है, उनको विक्षेपित कर देता है प्रिज्म। अगला प्रश्न है किस ताप पर जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे? 273 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 373 डिग्री केल्विन आ जाएगा। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस क्या है? तो अब ये सी बात है दोस्तों, आउटपुट और इनपुट डिवाइस क्या होती है? जैसे आपका ये मॉनिटर है, मॉनिटर है, और आपका ये सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, और यहां पर है जो माउस रखा हुआ है। तो दोस्तों आप कीबोर्ड के थ्रू सिस्टम को कमांड देते हो, आप पॉइंटर, ये जो है माउस है, माउस के थ्रू आप पॉइंट करते हो चीजों को। मतलब आप इसमें इनपुट किसे देते हो? ऑब्वियस सी बात है, कीबोर्ड से इनपुट देते हो, माउस से इनपुट देते हो, तो ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट कहाँ है? जैसे आप देखिए आपने इसमें कोई चीज सर्च की तो आपको वो इस स्क्रीन पे दिखेगी, तो इसका मतलब ये मॉनिटर जो है ये आउटपुट हो गया, मतलब इसने आपको आउटपुट दिखा दिया। ऐसे ही आप देखेंगे दोस्तों, जो स्पीकर होता है, स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप स्पीकर के थ्रू क्या है, साउंड को सुनते हैं। और अगर आप देखेंगे प्लॉटर जो है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप प्लॉटर के थ्रू चीजों को देखते हैं। अगर आप देखिए दोस्तों ए जो है, ए स्कैनर, ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर के थ्रू आप किसी भी इमेज को, किसी भी पेज को स्कैन करके अपने सिस्टम में डालते हैं। तो याद रखिए स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से इसका बी और सी तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों आपसे हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द आपसे लगातार पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। तो प्रशंसक का विलोम शब्द जो होगा निंदक। प्रशंसक का मीन्स आपकी प्रशंसा करना, और निंदक का मीन्स आपकी बुराई करना होता है, आपकी निंदा करना होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब जैसे कटु का विलोम क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा। कटु जैसे मृदु शब्द बोलना, मीठे शब्द बोलना, कटु का मीन्स कड़वे वचन बोलना। अंधकार का अपोजिट हो जाएगा प्रकाश। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया रिक्त स्थान की जगह बताना था, उपयुक्त शब्द क्या आएगा? वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। अर्थात दोस्तों अगर आप देखेंगे वर्तमान कार्यकलापों में नहीं, वर्तमान घटनाओं में भी नहीं होगा, वर्तमान क्षेत्र, हाँ अगर आप देखेंगे वर्तमान के संदर्भ में बात हो सकती है, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। तो संदर्भ इसका बिल्कुल करेक्ट है, संदर्भ रेफरेंस। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जिसका परिणाम न जाना जा सके। दोस्तों जिसका परिणाम न जाना जा सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? अपरिमेय। मतलब उसके परिमाण को परिमित नहीं किया जा सकता है, वो अपरिमेय है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करना है। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तो आपको इसमें दोस्तों तकलीफ को किस शब्द से आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो दोस्तों ऑब्वियस बात, तकलीफ का मीन्स होता है जो हमें कष्ट देती है, कष्ट देने वाली, तो कष्टदायी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तलवार की धार पर चलने मुहावरे का अर्थ क्या है? सीधे रेखा पर चलना नहीं दोस्तों, तलवार की धार पर चलने का मतलब होता है कि संकटपूर्ण जो कठिन काम है उसको करना तलवार की धार पे चलने के बराबर होता है, कि संकटपूर्ण कार्य को भी आप कर रहे हैं। अर्थात चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी।
अब अगर दोस्तों आप नॉर्मली इसे बोलेंगे, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा, नॉर्मली यही बोलेंगे, सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो यहां पर देखिए गी लगाया गया है, होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ठीक नहीं होगी, इसमें त्रुटि है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? उत्सुक, उत्सुक का पर्यायवाची दोस्तों होगा आतुर, किसी भी चीज को जानने का जिज्ञासी, उत्सुक। तो याद रखिए उत्सुक का पर्यायवाची आतुर होगा। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था आपको, सही वर्तनी। देखिए दोस्तों दृष्टि ऐसे नहीं लिखा जाता है, दृष्टि भी गलत है, दृष्टि भी गलत है, चौथा ऑप्शन सही है, दृष्टि जो है दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों अतिवृष्टि का मतलब बहुत अधिक बारिश का हो जाना, तो अनावृष्टि का मतलब होता है दोस्तों बारिश का ना होना, अनावृष्टि, अर्थात पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द आपको बताना था, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों आयुष्मान का मतलब होता है आयु का ज्यादा होना, आपकी आयु ज्यादा हो, मतलब चिरायु होना, बहुत अधिक आयु का होना, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों जो अपव्ययी होता है, अपव्ययी उसे बोलते हैं व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी होता है। और मितव्ययी का मतलब होता है कंजूस, कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना था। सरल में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, अर्थात दोस्तों सरल में आए हुए व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या आएगा? शरणागत, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, सरल में आया हुआ, शरणागत। अगला प्रश्न है हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ मलते रह जाने का अर्थ है दोस्तों पछताना, हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द बताना था। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है, अर्थात अधिकारियों से निहित स्वीकृति नहीं दोस्तों, वांछित स्वीकृति, वास्तव स्वीकृति, अब अस्पष्ट स्वीकृति। दोस्तों ये दोनों तो इलॉजिकल थे ही, वास्तव स्वीकृति, अस्पष्ट स्वीकृति लॉजिकल नहीं है। अगर आप देखेंगे निहित स्वीकृति का मतलब नहीं आएगा, क्योंकि अधिकारियों से अगर निहित स्वीकृति थी तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो पहला भी गलत है। दूसरा ऑप्शन लगभग दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। 15 नंबर का क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना था। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता है। तो दोस्तों अहंकार से भरा अर्थात दोस्तों इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मदांध है, जो मदांध होगा, मद में मतलब मद से अंधा होगा, उसी को कहते हैं अहंकार से भरा। मदांध व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता है, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको इस गद्यांश को पढ़ के इसको फिल करना होता है। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा, अब आपको बताना है पहला ऑप्शन में क्या आएगा? अनिश्चित, भारी, हल्का, निश्चित। भारी अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे, उन्होंने सोचा अकाल में चलकर राजा भोज की ही, अब दूसरी जगह क्या आएगा? राजा भोज की ही सरल ली जा सकती है, सरल ली जा सकती है, दूसरा आएगा, दूसरी जगह आएगा सरल। वह विद्वानों का अब तीसरे ऑप्शन में क्या आएगा? यहां वह विद्वानों का आदर करता है, वह तभी तो उसकी सरल ली जाएगी क्योंकि वह विद्वानों का आदर करता है। अब देखिए इसके बाद चौथी जगह दोस्तों क्या आएगा? कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष, अब पांचवें स्थान पर क्या आएगा? दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों आप गद्यांश को फिलअप करना होता है, आपको क्वेश्चंस इस तरीके से दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखे पूरा प्रैक्टिस है एसएससी जीडी का। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो श्रृंखला अच्छी लग रही है तो एसएससी जीडी के स्टूडेंट तक ज्यादातर पहुंचाइए, क्योंकि हम आगामी आपके 10 दिनों के अंदर मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से सक्सेस स्टार क्लासेस से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।